सर डॉक्टर दीपक सिंह। आज आपको हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके काफ़ी पेशेंट हैं। किसे बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है जो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है वह स्पेस रिड्यूस हो जाना। हर वर्टिब्रा के बीच में दो वर्टिब्रा जो भी होता है ना उसके बीच में डिस्क होता है। जो डिस्क क्या करता है, दो वर्टिब्रा को आपस में फ्रिक्शन होने नहीं देता है। दोनों वर्टिब्रा को बीच में एक स्पेस मेंटेन करता है, जिस स्पेस के कारण बॉडी मूव करती है, यानी कि बैक या स्पाइन मूव करते हैं उसमें, चाहे जिस तरह से उसको मूव करना हो, और स्पेस रहेगा तभी फ्रीली मूव करता है। तो ये जो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है, गैप है, वह रहना अनिवार्य है, रहना इम्पोर्टेंट है। और उसको स्पेस को गैप, उस स्पेस में गैप को मेंटेन करता है कौन? डिस्क। जो डिस्क जो होते हैं वर्टिब्रा के बीच में, वह डिस्क एक इलास्टिक जैसे मटेरियल होते हैं, हाईली इलास्टिक मटेरियल होता है, वो रबर जैसा मटेरियल होता है जो कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, वो उसको इंजुरी से बचाता है। वो जो डिस्क होता है वह एनुलस फाइब्रोसस एंड न्यूक्लियस पल्पोसस के कंपोनेंट से वो बने होते हैं। अब चलिए ये तो समझ में आ गया कि स्पाइन के बीच में एक स्पेस रहना अनिवार्य है, एक स्पेस रहना इम्पोर्टेंट है, उसी कारण से स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट होता है। अगर यह स्पेस जितना होना चाहिए उससे रिड्यूस कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। तो स्पॉन्डिलोसिस का मतलब ये होता है कि स्पेस रिड्यूस इन स्पाइन। अब कहीं का भी रिड्यूस कर सकता है। हम लोग अब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन के बारे में। ऐसे लंबर का भी स्पेस रिड्यूस कर सकता है, तो कर ही जाता है उसमें। तो सर्वाइकल स्पाइन का जो स्पेस रिड्यूस करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब यहाँ पर रिड्यूस कर क्यों जाता है? तो दो स्पाइन के बीच का सर्वाइकल जो स्पाइन होते हैं उसके बीच का स्पेस रिड्यूस होने का रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो है कि जो डिस्क है वो डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेट का मतलब होता है जो उसका जो नेचर है वह नेचर उसका चेंज कर जाता है और धीरे धीरे वो पतला हो जाता है। तो अब यह डिजनरेट क्यों करता है? तो डिजनरेट होने का रीजन सबसे ज़्यादा है वेट, हैवी वेट होना, वेट का ज़्यादा होना, या फिर सिर पर गलत तरीके से ज़्यादा वजन का सामान रखना, और उसके बाद गलत तरीके से नेक को मूव करना। यानी अगर आप सिर पे कोई अगर सामान रखते हैं, अगर हैवी वेट रखते हैं, तो गर्दन को जल्दी इस तरह से मूव नहीं करना है। अब मूव कराएंगे तो उस केस में हो सकता है बार बार फ्रिक्शन लगेगा इस पे डिस्क पे। उसके गलत पोस्चर पे वर्क करना, लंबे समय तक गलत पोस्चर पे वर्क करते हैं, या ऐसा कोई रीडिंग हो या स्टडी करते हैं तो उसमें इसका जो गर्दन नेक का जो पोस्चर है वह अबनॉर्मल होती है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि बार बार डिस्क में क्या होता है ना, इंजुरी होती है। तो दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस स्पॉन्डिलोसिस का। एक आपका वेट का बढ़ जाना, और दूसरा वेट जो सिर पे वेट को ज़्यादा रखना, और दूसरा आपका हो गया अबनॉर्मल पोस्चर पे वर्क करना। इसके बाद कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं बार बार रिपीटेड आपको स्पॉन्डिलाइटिस होता हो, बार वहाँ पर इन्फेक्शन होते होंगे, ये इन्फ्लामेशन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीते हैं, तो उस केस में भी हो सकता है कि इंजुरी यहाँ पर जो डिस्क है वो डिजनरेट होते होंगे या होते हैं। तो यहाँ तक आप समझे स्पॉन्डिलोसिस का कारण कि स्पेस जो होते हैं वह रिड्यूस किए जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम पे, आखिर वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पे तो स्पेस रिड्यूस करने से बार बार वर्टिब्रा के बीच में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगने के कारण जो वहाँ से जो इन नर्व जो पास करते हैं, पेरिफेरल नर्व, दोनों स्पाइन से नर्व निकलता है, हर स्पाइन से नर्व निकलते रहता है, स्पाइन के बीच से नर्व निकलता है। तो अब स्पेस घट जाने से क्या होगा ना, न्यूरॉन का जो फाइबर उसमें कंप्रेशन होगा, और उसके कारण
जो भी वह नर्व जिस ऑर्गन के लिए सप्लाई करता है उसमें आपको डिजॉर्डर आ जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जो सोल्जर में होता है, स्पोंडिलोसिस वाले पेशेंट में सोल्जर में स्टिफनेस आ जाता है, सोल्जर में पेन होता है, उसका ये जो दर्द रेडिएट होते हुए और फिंगर तक चला आता है, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है नर्व वहाँ पे ना, तो इसीलिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है यहाँ पे। दूसरा आपको नेक में स्टिफनेस होंगे, नेक को मूव करने में दिक्कत होगा, नेक का जो रेंज ऑफ मोशन है मूवमेंट का वह रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पूरा डायरेक्शन में नेक मूव नहीं कर पाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट सिम्टम में आते हैं स्पोंडिलोसिस का। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, एपीलेटरल दोनों व्यू कराते हैं, तभी जाकर के हम एग्जैक्ट इसके स्पेस को पता लगा सकते हैं। तो एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन उसका इसमें आपको पता लग जाता है। दूसरे नंबर पर कहते हैं एमआरआई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, या आप लिख सकते हैं एमआरआई ऑफ अपर स्पाइन, या नहीं तो बहुत सारे लोग तो पूरा स्पाइन लिखते हैं। आप देख सकते हैं, आपको ऑब्जर्व करना आपको है। अगर आप एकदम रियल में आप जानते हो कि सर्वाइकल का ही प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ एक पार्ट का ही एमआरआई करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा स्पाइन कराना है। अब तो ये पता चल गया आपको डायग्नोसिस में, इसी से पता लगाते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। स्पोंडिलोसिस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग पोस्चर मेंटेन कराते हैं। जिस अबनॉर्मल पोस्चर पे कोई पर्सन या तो कोई जो भी वर्क उसका हो, जो उसका ऑक्यूपेशन है या स्टडी है, तो उस सबसे पहले पोस्चर मेंटेन कराते हैं। जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन से क्या होता है ना कि जो स्पाइन के बीच जो रिड्यूस कर गया था स्पेस, वो धीरे धीरे फिर क्या होता है ना हटता है, फिर वहाँ पे मतलब गैप, फिर यहाँ से गैप बन जाता है फिर। तो इसलिए ये हम लोग क्या करते हैं, सब ट्रैक्शन देते हैं। दूसरा कॉलर बेल्ट आता है, कॉलर बेल्ट से भी क्या करते हैं आप ट्रैक्शन दे सकते हैं, वो भी अच्छा हेल्प करता है। कॉलर बेल्ट भी काम करता है और मेंटेनिंग बहुत जरूरी है। तो ये सब इसमें है जो कि मेंटेन कर लेते हैं तो आसानी से ठीक हो जाएगी। और अगर होम्योपैथ दवा अगर साथ में देते हैं तो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो होम्योपैथ दवा में इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? होम्योपैथिक दवा में हम लोग पहले यूज करते हैं इसमें रस्टक। रस्टक 30 पावर में 5 बूंद 3 बार आप आधे कप पानी में दे सकते हैं। दूसरी दवा इसमें होती है ग्वाइकम। ग्वाइकम को भी 200 पावर में यूज करते हैं। ग्वाइकम का फंक्शन यह होगा ना कि जो पेरिफेरल नर्व जो कंप्रेस हो रहा है उसको वह प्रिवेंट करेगा, पेन को रोकने के काम करेगी। तीसरी दवा होती है इसमें कलकरिया फ्लोर। कलकरिया फ्लोर क्या करता है, जो डिजनरेट कर गए डिस्क, उस डिस्क को वहाँ पर क्या करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। यह आप वहाँ पर अच्छे हेल्प करते हैं। इसका नेक्स्ट दवा होता है इसमें ब्राउनिया। ब्राउनिया हम लोग 30 पावर में हम लोग यूज कर सकते हैं सुबह शाम, ये भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा वहाँ पे। अगली दवा होता है इसमें कालमिया। कालमिया को ज़्यादा कोशिश करते हैं मदर टिंचर में अगर देने के लिए तो बेस्ट काम करता है। अगली दवा होता है इसमें हाइमोसा क्यू। हाइमोसा मदर टिंचर देते हैं, वो भी बहुत बेस्ट काम करता है यहाँ पे। अगर इंजुरी का केस रहता है तो यहाँ पे लोग अर्निका भी हम लोग यूज करते हैं। अर्निका 30 पावर या 200 पावर में, वह भी जो कि पावर कंप्रेशन से क्या होती है ना, वो आपको डेवलप होता है वहाँ पे स्पोंडिलोसिस। तो देखिए ये सब तो स्पोंडिलोसिस होने के कारण थे। सबसे पहला बात है कि इसमें हमको समझना जरूरत है कि स्पोंडिलोसिस है। तो देखिए सिम्टम हो गया, आपको स्टिफनेस हो गया, पेन हो गया, और उसके बाद जो सोल्जर पेन होते हैं, जो मतलब जो कॉमन बात होती है। दूसरे नंबर पे आपको एक्सरे कराना है। तीसरे नंबर पे आपको फिजियोथेरेपी का हेल्प करना है। फिजियोथेरेपी का ट्रैक्शन के बारे में सोचना है। और चौथे में जो दवा बोले उसको करना है। बिल्कुल स्पोंडिलोसिस ठीक होती है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन ठीक होता है। पेशेंट को एडवाइस करना हम लोग को पानी प्रॉपर यूज करते रहेगा, क्योंकि डिस्क में जो फ्लूइड का जो मेंटेनिंग होता है वो पानी के ही कमी होने से आपको दिक्कत आ जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम पानी पेशेंट को बोलते हैं पीने के लिए। और बाकी पोस्चर को अपना पोस्चर से बचाते हैं पेशेंट को, पेशेंट ठीक रहती है। ये था आपको स्पोंडिलोसिस। बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।